हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास को देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख मुल्ला मौजूदुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने जो पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था उसके जो दुभाषी थे, दुभाषी मतलब भाषा को ट्रांसलेट करने वाले जो थे, उसके रूप में उसके स्नातक कार्य करते थे। 1791 ईस्वी में बनारस में के ब्रिटिश रेजिडेंट 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रथम आंग्ल अनुवाद भागवत गीता का किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसके काल में किया था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में किया था। विल्किंस ने, अच्छा, आंग्ल अनुवाद का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। विल्किंस ने फारसी और बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का भी आविष्कार किया था। हालहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। हालहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं यह स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इन्हीं की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और स्वयं वह इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने किया और उसके 5 संस्करण को प्रकाशित किए। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया 1854 ईस्वी में, जो कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष बल दिया गया। उसमें
राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 18 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य के वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरुदास बनर्जी द्वारा 15 अगस्त 1906 को सद्गुरुदास बनर्जी द्वारा शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम.ई. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर, ये जो आयोग था सैडलर आयोग, उसको कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। ध्यान देने वाले टॉपिक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है, सैडलर आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करना है तो माध्यमिक शिक्षा के सुधार आवश्यक हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति की प्रमुख नियुक्त किया। लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए। औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन शिक्षा का सिद्धांत था। इसका ये सिद्धांत था कि ये शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए, जिससे छनकर इस शिक्षा का असर सामान्य जनता तक पहुँचे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र में पढ़े। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र में पढ़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के कमरे का खर्च भारत और अरब की समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 ईस्वी के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के वेंडिंग 1828 से 1835 ईस्वी शिविर के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया।
लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण को अपनाया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 35 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के 4 सबूत डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 18 संस्थाओं में ईस्वी में की गई थी। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली का भी स्थापना की थी। डॉक्टर डी.वे. कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से शादी किया था। वर्ष 1958 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डी.के. कर्वे को वर्ष 1958 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश इंडिया के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, वी.जी. तिलक एवं एम.बी. नामजोशी थे। इस संस्था के जो संस्थापक थे उसमें वी.के. चिपलुंकर, वी.जी. तिलक एवं एम.बी. नामजोशी थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1938 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। मदन मोहन मालवीय ने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।